हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ वैशाली। आज हम अपनी इस वीडियो में आपके क्लास 12th बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 11 बायोटेक्नोलॉजी के कुछ 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस जो हैं उनको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द मोड ऑफ एक्शन ऑफ इको आर आई और व्हाट इज इको आर आई, हाउ डज इको आर आई डिफर फ्रॉम एन एक्सोन्यूक्लियस और हाउ डज द रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस फंक्शन एक्सप्लेन। तो देखिए, जो इको आर आई है वो आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है एंडोन्यूक्लियस। तो उन्होंने कहा है आपको यहाँ पे हम उसको रोल को डिस्कस करना है। तो देखिए, जो रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस एंजाइम होते हैं वो आपके जो डीएनए है उसको एक स्पेसिफिक लेंथ से, उसकी जो लेंथ होती है उसमें एक स्पेसिफिक पॉइंट से उनको कट करते हैं और ये उसकी जो बीच की जो चेन होती है उसके शुगर फॉस्फेट बैकबोन को ब्रेक करते हैं। तो जो आपके रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस होते, सॉरी, जो रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस एंजाइम है वो आपके 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस, एक होता है आपका रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो देखिए, जो एक्सोन्यूक्लियस होता है वो आपके, सपोज करिए डीएनए थ्रेड है, इसके टर्मिनल पॉइंट से इसको कट करता है जो एक्सोन्यूक्लियस होता है। जबकि अगर हम बात करते हैं एंडोन्यूक्लियस की, तो जो एंडोन्यूक्लियस होता है वो किसी भी डीएनए चेन को एक स्पेसिफिक पॉइंट से कट करता है। सपोज करिए ऐसे, यानी कि ये डीएनए के बीच में से इसको कट करता है, इसलिए इसका नाम एंडोन्यूक्लियस है। और जो आपके कॉर्नर्स पे से टर्मिनल एंड पे से कट करता है वो होता है इसका एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21। राइट द रोल ऑफ ओराई एंड रेस्ट्रिक्शन साइट इन अ क्लोनिंग वेक्टर PBR 322। तो देखिए, इसमें आपको बताना है ओराई। ओराई होती है आपका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के लिए जो साइट होती है उसको बोलते हैं ओराई। और जो आपका रेस्ट्रिक्शन साइट है उनका क्या रोल है। तो देखिए, इसमें आप जो डायग्राम है वो आप इसमें प्लाज्मिड का देख सकते हैं। देखिए, जैसे ये है आपका, इसमें उन्होंने कहा है ओराई। जो देखिए, ये वाली जो आपकी साइट है इसका क्या रोल है। तो देखिए, ये जो आपकी साइट होती है ये आपका है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यानी कि यहाँ से आपका जो प्लाज्मिड है उसका रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। तो कोई भी जो आपका फॉरेन जीन है अगर आप उसको इस साइट के साथ जोड़ करके अगर आप इसका रेप्लिकेशन कराएंगे तो जो है आपका जो डीएनए, फॉरेन डीएनए आपने इसके साथ जोड़ा है, उसकी जो रेप्लिकेशन है वो नेचुरली हो जाएगा। देन नेक्स्ट आपका जो इन्होंने कहा है कि जो आपकी रेस्ट्रिक्शन साइट है उनका क्या रोल है। तो रेस्ट्रिक्शन साइट का क्या रोल है कि वो रिकॉग्निशन साइट का काम करती हैं और वहीं से आपका जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है उसको कट करता है। जैसे कि इसमें आपकी 2 साइट है, हिंद थर्ड एंड सेल फर्स्ट। ये 2 साइट जो आपकी रेस्ट्रिक्शन साइट का काम करती हैं, यहाँ से आपका जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है इस चेन को कट कर सकता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22। State how was Agrobacterium tumefaciens been made as a useful cloning vector to transfer DNA to a plant cell। तो देखिए, जो आपका एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिसेंस है ये आपका ऐसा आपका बैक्टीरिया है, एक तरह से कह सकते हैं हम कि ये जो इसका डीएनए होता है उसमें आपका नेचुरली पैथोजेनिक जीन प्रेजेंट होता है जो कि आपका ट्रांसफ़र होता है प्लांट सेल में नेचुरली। और उसकी प्लांट सेल की जो सेल होती हैं उनमें ऐसे इस तरह का आपका मॉडिफिकेशन कर देता है, इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन कर देता है कि जो उसकी सेल्स होती हैं वो ट्यूमरस सेल में कन्वर्ट होने लगती हैं। तो अगर हम एक्टोबैक्टीरियम ट्यूमिफिसेंस की जो उसमें जो पैथोजेनिक जीन है अगर हम उसको रिप्लेस करके एक फॉरेन जीन को हम ऐड कर दें तो जो एग्रोबैक्टीरियम है नेचुरली पैथोजेनिक जीन को ट्रांसफ़र ना करके उस फॉरेन जीन को आपका ट्रांसफ़र करेगा प्लांट सेल में। और जो आपका ट्यूमरस सेल थी वो ना बन करके फिर जो हम चाहते हैं, यानी जो हमारे डिज़ायर्ड जीन हमने उसमें रिप्लेस किया है, जैसा हम उसमें आपका जो चाहते हैं कैरेक्टर, वो आपका कैरेक्टर जो है नेचुरली आएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये क्लोनिंग वेक्टर का काम कर सकता है, क्योंकि एक्रोबैक्टीरियम का भले ही हम पैथोजेनिक जीन रिप्लेस कर दें, अपना फॉरेन जीन हम उसके साथ ऐड करके ट्रांसफ़र करें तो वो जो है नेचुरली वैसे ही ट्रांसफ़र करेगा उस जीन को। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ ए सुटेबल एग्जाम्पल द नेमिंग ऑफ ए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, यानी जो आपके रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है उनकी नेमिंग कैसे की जाती है। तो देखिए, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है हमें आज तक जो है हमें पता चल चुके हैं। तो जो उनमें से हम कुछ का एग्जाम्पल लेते हैं, तो जैसे सपोज करिए आप, हम एग्जाम्पल लेते हैं इको आर आई का। इको आर आई, इको आर फर्स्ट, ये जो आपका है फर्स्ट आपका जो यहाँ पे लिखा गया है।
तो देखिए इसमें इन्होंने क्या कहा है, एक और फर्स्ट, तो देखिए जो फर्स्ट आपका अल्फ़ाबेट होता है ई, वो तो आपका लिया जाता है जीनस से। जैसे ये जो आपका हमने एंडोन्यूक्लियस है वो एक्सट्रैक्ट किया है एशरीशिया कोलाई से। तो देखिए जो इसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट है, यानी जो इसकी जीनस होती है उसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट लेते हैं, जो इसकी स्पीसीज़ होती है उसके आपके दो नेक्स्ट आपके लिए जाते हैं। देन इसके सामने आपका होता है RY13, तो यहाँ से जो आपका जो लिया है आर लिया है इस स्पीसीज से। देन जो फर्स्ट आपका जो वर्ड लिया ये लिया गया है, ये लिया गया है कि आपका किस सीक्वेंस में उनकी जो है इन्वेंशन हुई, उनकी जो इन्वेंशन हुई है, यानी कि किस सीक्वेंस में उनका हमें पता चला है। तो यानी फर्स्ट आपका जो अल्फ़ाबेट है वो तो लिया जाता है। तो देखिए ये हमारा बैक्टीरिया है एशेरिशिया कोलाई RY13। तो यहाँ से हमने जो आपका ई अल्फ़ाबेट है वो लिया है जीनस से, CO यानी कि ये आपका लिया है कहाँ से, स्पीसीज से, आर वर्ड लिया है आर से, और जो फर्स्ट लिया है वो लिया है कि किस किस सीक्वेंस में इसका इन्वेंशन हुआ है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 424, हाउ आर स्टिकी एंड फॉर्म्ड ऑन अ DNA स्टैंड एंड व्हाई आर दे कॉल्ड सो। तो देखिए 24 क्वेश्चन है, इसके लिए आप जो डायग्राम है वो ये वाला देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि ये आपके दो आपके जो है ये वेक्टर डीएनए है और ये फॉरेन डीएनए है। तो जो वेक्टर डीएनए है उसमें भी आपकी ये साइट प्रेजेंट है और जो फॉरेन डीएनए है उसमें भी ये साइट प्रेजेंट है। तो देखिए यहाँ पे आपका जो सीक्वेंस दिया गया है, जो आपके बेस पेयर है उनका क्या सीक्वेंस दिया गया है, GAATC, और इधर भी क्या है GAATTC, ऐसे ही इधर है GAATTC। अगर आप देखें जो निचले वाला है उसमें भी क्या है CTTAAG, इधर भी क्या है CTTAAG। यानी कि देखिए अगर आप फर्स्ट जो चेन है उसको अगर आप रीड करेंगे और जो सेकंड चेन है अगर उसको आप रीड करेंगे, तो दोनों जो है अगर इसको हम इस एंड से रीड कर रहे हैं तो इसको हम इस एंड से रीड करेंगे, तो दोनों जो है वो सेम आती है। इस तरह के जो सीक्वेंसेस होते हैं उनको हम बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो जो हमारे एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है वो इन पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस को ही नोट करता है और वहीं से उसको कट करता है। तो सपोज करिए इसको उसने यहाँ से कट किया है, तो इस तरह के हमारे जो है एंड बनते हैं। सेम ऐसे ही वो इसमें कट करेगा और कट करने के बाद इस तरह के हमारे एंड बनेंगे। तो जो ये एंड बनेंगे ये हमारे होते हैं स्टिकी एंड, यानी कि ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अगर हम चाहें तो ये चेन इस चेन के साथ कॉम्प्लीमेंट्री बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड बना करके एक दूसरे के साथ जुड़ सकती है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है। ये DNA लाइगेज एंजाइम की हेल्प से फिर हमारे जो दो स्टिकी एंड है ये एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और हमारा रिकॉम्बिनेंट DNA जो है वो बन करके तैयार हो जाता है। The next question is question number 25. How is insertional inactivation of an enzyme used as a selectable marker to differentiate recombinant from non-recombinant। तो देखिए जो selectable markers हमारे होते हैं वो हमारे जो recombinants हैं और जो non-recombinants हैं उनको एक दूसरे से अलग करने में हेल्प करते हैं। तो देखिए जो आपका इंसर्शनल इनएक्टिवेशन है वो कैसे हेल्प करता है वो इन्होंने यहाँ पे पूछा है। तो देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं आंसर, सपोज करिए ये आपका प्लाज्मिड है और इसमें आपका एक जीन प्रेजेंट है जो कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम जो है उसको बनाता है। इसकी हेल्प से जो है बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम तैयार होता है और उसकी वजह से जो ये आपका प्लाज्मिड है कॉलोनी बनाता है ब्लू कलर की। लेकिन अगर हम क्या करते हैं कि बाहर ये जो आपका जीन है इसमें कोडिंग सीक्वेंस प्रेजेंट है जो कि कोड करता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज के फॉर्मेशन के लिए। लेकिन अगर हम बाहर से कोई फॉरेन जीन इसके मिडल में, यानी कि इसकी जो कोडिंग सीक्वेंस है उनमें अगर हमने लगा दिया तो क्या होता है कि जो इसकी कोडिंग सीक्वेंस है वो डिस्टर्ब हो जाती है और ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम को नहीं बना पाता। और जब आपका इस तरह से हमने बाहर से फॉरेन DNA जो है इसके साथ हमने लाइगेट कर दिया तो क्या होता है आपका इसका जो
बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम ये बना रहा था वो नहीं बनाएगा। तो तब हम इसकी कॉलोनी अगर तैयार करके देखते हैं तो अगर ब्लू कलर की कॉलोनी आपकी तैयार कर होती है तो दैट मीन्स आपका जो फॉरेन डीएनए है उसने जो है इसकी कोडिंग सीक्वेंस पे कोई इफेक्ट नहीं डाला। लेकिन अगर आपका क्या होता है कि जो आपकी कॉलोनीज होती हैं वो क्लियर बनती हैं यानी कोई कलर उनमें नहीं होता, दैट मीन्स बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए जो इसकी कोडिंग थी वो रुक गई है और ये आपका जो बाहर से आने वाला जो जीन है उसकी वजह से इसका इनएक्टिवेशन हो गया। तो इसको बोलते हैं हम इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। और अगर कॉलोनी क्लियर बन रही है दैट मीन्स रिकॉम्बिनेंट है वो, अगर कॉलोनी आपकी ब्लू कलर की बन रही है दैट मीन्स वो नॉन रिकॉम्बिनेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 26। एक्सप्लेन पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस विद द हेल्प ऑफ ए सुटेबल एग्जाम्पल। तो देखिए आप इसमें वही आपका एग्जाम्पल ले सकते हैं जो भी हमने आपका डायग्राम हमने आपको दिखाया था। इसमें आपका ये एग्जाम्पल ले सकते हैं कि आपका जो GAATTC ये आपका सपोज करिए इसका 5' एंड है, ये वाला एंड जो है आपका 5' एंड है, तो ये 3' एंड है। और सेम ऐसे ही आपका अगर आप देख सकते हैं अगर ये 5' एंड है तो ये 3' एंड है, और अगर ये 3' एंड है तो ये 5' एंड है। और दोनों के दोनों सीक्वेंसेस आपके अगर हम दोनों साइड से देखें तो वो सेम पढ़े जा सकते हैं GAATTC, और अगर हम इसको पढ़ेंगे तो GAATTC। तो इस तरीके से आपका ये जो इस तरह के सीक्वेंस होते हैं उनको हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं, और जो आपके रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं वो इन्हीं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को पहचानते हैं और यहीं से आपका जो डीएनए थ्रेड उसको कट करते हैं। The next question is question number 27. Why are molecular scissors called so and write their use in biotechnology? तो देखिए जो मोलिकुलर सीजर होते हैं हमारे जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं मोलिकुलर सीजर। और इनको इसलिए ऐसा कहते हैं क्योंकि ये स्पेसिफिक साइट होती हैं आपके डीएनए के ऊपर, उनको वहीं से कट करते हैं। और राइट देयर यूज इन बायोटेक्नोलॉजी, तो देखिए अगर बायोटेक्नोलॉजी में हमें आपका कोई रिकॉम्बिनेंट डीएनए आपको तैयार करना है तो उसको पहले उसके थ्रेड को कट करना पड़ेगा, देन उसके साथ फॉरेन डीएनए को हम लाइगेट कर सकते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी में आपका इसका ये यूज़ होता है कि ये डीएनए मॉलिक्यूल को स्पेसिफिक साइट पे से कट कर सकता है, जिससे कि हम वहाँ पर एक स्पेसिफिक जो जीन है जो हम डिजायर्ड जीन है उसको हम उसके साथ जोड़ सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 28। Why is making cell competent essential for biotechnology experiment and list any 2 ways by which this can be achieved? और क्वेश्चन क्या है, why or how bacteria can be made competent, यानी कैसे हम बैक्टीरियल सेल को competent यानी कि ऐसा बना सकते हैं कि बाहर से जो डिजायर्ड डीएनए है रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसको हम सेल के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। तो देखिए इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसमें एक आपका फर्स्ट तो आपका क्या है केमिकल रिएक्शन कर सकते हैं हम आपकी इसको कैल्शियम के साथ ट्रीट कर सकते हैं बैक्टीरियल सेल को। अगर हम कैल्शियम के साथ बैक्टीरियल सेल को ट्रीट करते हैं तो जो आपके बैक्टीरियल सेल होती है उसके जो पोर्स होते हैं उनका साइज़ बढ़ जाता है, जिससे कि आपका डीएनए जो है वो अंदर एंट्री कर सकता है। फिर आप क्या कर सकते हैं, उस डीएनए को हम इंक्यूबेट करते हैं और 42 डिग्री सेल्सियस पर उसको रखते हैं, जिससे कि क्या होता है कि इफ़िशियंसी बढ़ जाती है डीएनए की सेल के अंदर उन पोर्स के थ्रू एंटर करने की। या दूसरा हम क्या कर सकते हैं, हीट शॉक ट्रीटमेंट होता है। हीट शॉक ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, सेल को इंक्यूबेट करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए के साथ में आइस पर, फिर उसको टेम्परेचर देते हैं आइस से हटाने के बाद 42 डिग्री सेल्सियस का, और फिर उसके बाद में फिर अगेन उसको हम आइस पर रखते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो बैक्टीरियल सेल होती है उसकी जो परमेबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है डीएनए को एक्सेप्ट करने के लिए। तो ये दो मेथड आपके हम उसको कॉम्पिटेंट बनाने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। The next question is question number 29. How is an exonuclease functionally differ from an endonuclease? तो देखिए जो एक्सोन्यूक्लियस होता है वो आपके डीएनए के थ्रेड में से को जो उसके टर्मिनल एंड होते हैं वहाँ से कट करता है, जबकि जो एंडोन्यूक्लियस होता है वो विद इन द डीएनए करता है यानी डीएनए के बीच में से करता है। फिर गिव एन एग्जांपल ऑफ एनी 2 एंडोन्यूक्लियस अदर देन सल्फस्ट। तो देखिए इसमें आप क्या लिख सकते हैं, एक तो हिंड आपका, इसमें एक तो लिख सकते हैं आपका हिंड, सेकंड आप इसका एग्जांपल दे सकते हैं, या फिर आप दे सकते हैं इको आर फर्स्ट। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 30। एक्सप्लेन द वर्क कैरिड आउट बाय कोहन एंड वेयर
दैट कंट्रीब्यूट इमेंसली इन बायोटेक्नोलॉजी। तो देखिए जो आपका कोहन और बेयर थे, इन्होंने सबसे पहले आपका जो आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है वो तैयार किया था। और इन्होंने क्या किया था कि एक स्पीसीज, सपोज करिए ये एक स्पीसीज है, तो इसका जो आपका डीएनए है उसको डीएनए पीस को कट कर करके आपका जो साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम आपका प्लाज्मिड है, बैक्टीरिया के प्लाज्मिड है, उसके साथ आपका जो है ये अटैच किया था। इस तरीके से आपका जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए वो तैयार हुआ था। यानी ये एक प्लाज्मिड का डीएनए सीक्वेंस जो है वो आपका कट किया। और उन्होंने क्या कट किया था यहाँ से, जैसे ये आपका जो कोई प्लाज्मिड है उसके पास एक जीन प्रेजेंट है जो कि आपका एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस है, तो वो इसको यहाँ से निकाल करके हमारा साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम का जो प्लाज्मिड है उसके साथ हमने अटैच किया, तो हमारा जो है आर्टिफिशियली रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है बनके तैयार हुआ था, जो कि आपका जिसने कि उस जीन की कॉपी तैयार की थी जो कि आपका एंटीबॉडी के लिए रेजिस्टेंट जीन है। तो ये इनका आपका योगदान था कोहन और बेयर का। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 31. A recombinant vector with a gene of interest inserted within the gene of alpha galactosidase enzyme is introduced into a bacterium. Explain the method that would help in section of selection of recombinant colonies from non-recombinant. तो देखिए इसमें सेम वही हमें आंसर करना है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले भी किया था कि सपोज करिए ये एक आपका प्लाज्मिड है और प्लाज्मिड में ये आपका जो जीन है इसके पास वो कोडिंग सीक्वेंस प्रेजेंट है जो अल्फा गैलेक्टोसाइडेज को बनाने में हेल्प करता है, एंजाइम को बनाने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से जो आपका ये प्लाज्मिड है ये ब्लू कलर की कॉलोनी बनाता है। लेकिन अगर हम इसी कोडिंग सीक्वेंस में बाहर से कोई फॉरेन डीएनए को हम इसमें इंसर्ट करा देते हैं तो जो इसका कोडिंग सीक्वेंस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा और ये अल्फा गैलेक्टोसाइडेज जो है एंजाइम को नहीं बनाएगा, और नहीं बनाएगा तो इसकी जो कॉलोनी है वो आपकी क्लियर कलर की आएंगी, यानी ब्लू कलर की नहीं आएंगी। इसको बोलते हैं हम इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। तो इस तरीके से हम आपकी जो रिकॉम्बिनेंट है और नॉन रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी है उनको पहचान सकते हैं। अगर कॉलोनी आपकी क्लियर बन रही है दैट मीन्स आपका रिकॉम्बिनेशन हो चुका है, अगर आपकी कॉलोनी जो है ब्लू कलर की बनी है दैट मीन्स आपका जो रिकॉम्बिनेशन है वो नहीं हुआ है। नेक्स्ट आपका जो है पार्ट सेकंड है 31 क्वेश्चन का, वाई इज द मेथड ऑफ सिलेक्शन रिफर टू एज इंसर्शनल एक्टिवेशन। क्योंकि देखिए यहाँ पे हमने बाहर से आपका फॉरेन डीएनए इंसर्ट किया है और इसके फॉरेन डीएनए के इंसर्ट होने की वजह से जो आपका कोडिंग सीक्वेंस था अल्फा गैलेक्टोसाइडेज के लिए वो जो है डिस्टर्ब हो गया और इसके लिए इसको हम क्या बोलते हैं, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 32. State the role of UV light and Atheneum bromide during gel electrophoresis of DNA fragment. तो देखिए ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में भी इसमें पूछा जाता है कि स्टेनिंग के लिए डीएनए जो आपके सेगमेंट्स होते हैं उनके स्टेनिंग के लिए क्या यूज़ किया जाता है, तो वो किया जाता है आपका एथीडियम ब्रोमाइड। तो देखिए जब आपका जेल इलेक्ट्रोप्रोसेस कराते हैं और आपके जो स्मॉलर सेगमेंट्स होते हैं डीएनए के वो फार्दर मूवमेंट करते हैं, तो उनको देखने के लिए हम क्या काम करते हैं, पहले उनकी स्टेनिंग करते हैं एथीडियम ब्रोमाइड के साथ में और फिर उनके ऊपर यूवी लाइट को आप जब डालते हो तो वो जो आपके डीएनए सेगमेंट्स हैं वो हमारे शो होते हैं। तो ये इनका रोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 33. Explain giving reason why an alien piece of DNA need to be integrated to a specific sequence of host DNA for its cloning. तो देखिए ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि अगर डीएनए को नेचुरली रेप्लिकेट कराना है तो जो प्लाज्मिड है हमें उसकी उस साइट के पास लगाना होगा जो आपका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के पास है। तो जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है यानी कोई भी क्रोमोसोम होता है उसके पास एक साइट होती है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के नाम से, जहाँ से उसका रेप्लिकेशन जो है स्टार्ट होता है। तो अगर हमें फॉरेन डीएनए का रेप्लिकेशन कराना है नेचुरली तो प्लाज्मिड में हमें उसको ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के पास में उसको लगाना पड़ेगा जिससे कि उसका जो रेप्लिकेशन है वो नेचुरली हो जाए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 34. लिस्ट द की टूल यूज्ड इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, यानी कौन कौन से आपके जो टूल्स हैं वो यूज़ करे जाते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। तो देखिए इसमें आपको जो आंसर कर सकते हैं, फर्स्ट तो क्या है आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ होता है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है, इसको कट करता है एक स्पेसिफिक सीक्वेंस से डीएनए थ्रेड को। देन पोलीमरेज एंजाइम यूज़ होते हैं। पोलीमरेज एंजाइम होते हैं डीएनए थ्रेड की लंबाई को बढ़ाने में। थर्ड होता है लाइगेज एंजाइम, यानी कि जो कटिंग एंड है अगर उनको हमें जोड़ना है तो डीएनए लाइगेज का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका क्लोनिंग वेक्टर, यानी फॉरेन डीएनए को हम क्लोनिंग वेक्टर के साथ जोड़ करके हम क्या काम करते हैं, उसकी कॉपीज़ तैयार करते हैं और उसको ट्रांसफ़र करते हैं। तो इस तरीके से आपका क्या है कि ये जो है आपके की टूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
क्वेश्चन नंबर 35. Explain the role of TI plasmid in biotechnology, or name the source organism from which TI plasmid is isolated and explain the use of this plasmid in biotechnology. तो देखिए जो TI plasmid है वो आपका एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस जो है उसका प्लाज्मिड है, और ये आपका इसके अंदर जो प्लाज्मिड होता है उसके पास नेचुरली पैथोजेनिक जीन प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से जो प्लांट सेल है वो ट्यूमरस सेल बनाने लगती हैं। लेकिन अगर हम उस प्लाज्मिड में उस पैथोजेनिक जीन को हटा करके डिजायर्ड जीन अगर आप उसका लगा देते हैं, तो जैसे एग्रोबैक्टीरियम नेचुरली आपका टीआई नेचुरली जो है उस पैथोजेनिक जीन को ट्रांसफर करता था, सेम ऐसे ही जो हम ट्रांसफर करेगा, जो हमने उसमें जीन इंसर्ट किया है उसको ट्रांसफर करेगा। अब उसको ट्रांसफर करने के थ्रू होता क्या है कि जो प्लांट सेल है उसमें वही जीन ट्रांसफर हो जाएंगे जो हम उसमें से चाहते हैं। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि जो आपका ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिसेंस है इसका जो प्लाज्मिड है वो वेक्टर का काम करता है। The next question is question number 36. How are recombinant vector created? यानी recombinant vector कैसे बनाए जाते हैं? And why is only one type of restriction endonuclease required for creating one recombinant vector? तो देखिए जो endonuclease एंजाइम होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, यानी कि वो एक स्पेसिफिक साइट से ही कट करते हैं। तो इसी वजह से जो एंडोन्यूक्लियस हैं वो कई सारे हैं, यानी कि वो अलग अलग साइट उनके लिए स्पेसिफिक होती है, वहाँ से वो कट करते हैं। लेकिन इन्होंने कहा है कि रिकॉम्बिनेंट वेक्टर कैसे बनाए जाते हैं। तो देखिए इसके लिए आप जो डायग्राम है वो ये वाला देख सकते हैं। देखिए सपोज करिए ये फॉरेन डीएनए है और ये आपका वेक्टर डीएनए है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फॉरेन डीएनए को स्मॉल पीसेस में कट करते हैं, और स्मॉल पीसेस में कट करने के थ्रू हम जेल इलेक्ट्रोप्रोसेस के थ्रू इनमें से कुछ डीएनए सेगमेंट को सिलेक्ट करेंगे जो छोटे होंगे। फिर उनको हम जोड़ते हैं इस प्लाज्मिड के साथ में। जब इस प्लाज्मिड के साथ में जोड़ते हैं तो डीएनए लाइगेज एंजाइम का यूज़ करते हैं। इस तरीके से ये हमारा जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार हो गया। देन इसको ट्रांसफ़र कर देंगे हम किसी अनदर सेल में। जब अनदर सेल में उसको ट्रांसफ़र कर दिया तो जैसे ही आपकी जो सेल है नेचुरली आपका मल्टीप्लिकेट होगी, तो सेम आपकी जो ये कॉपी है आपकी जो हमने इसमें ट्रांसफ़र की थी रिकॉम्बिनेंट डीएनए में, उसकी भी कॉपी बनकर तैयार हो जाएंगी। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा आपका जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोसेस है वो चलता है। The next question is question number 37. Study the diagram given below and answer the following questions. तो देखिए इसमें दिया है जेल इलेक्ट्रोप्रोसेस का आपका डायग्राम दिया है, और फर्स्ट क्वेश्चन आपसे किया गया है why have DNA fragment in band D moved farther away in comparison to those in band C? यानी कि जो D है ये आपका दूर जा रहे हैं जबकि C वाले जो हैं वो पास हैं। तो देखिए जो डी वाले हैं वो शॉर्टर डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं, और वो एनोड की तरफ उतना ही फास्ट मूवमेंट करते हैं अग्रोस जेल की तरफ जितने की वो छोटे होते हैं। जो छोटे वाले हैं वो ज़्यादा दूर तक जाएंगे, जो बड़े वाले सेगमेंट होते हैं वो कम दूर तक जाएंगे। और ये आपका एनोड है, और ये जो आपकी इसमें आपकी जो मीडियम यूज़ करा गया है वो एग्रोस जेल का यूज़ करा गया है। देन सेकंड क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द एनोड एंड इन द डायग्राम। तो ये है आपका एनोड एंड, बी एंड जो है वो एनोड एंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ आर दीज डीएनए फ्रेगमेंट विजुअलाइज्ड, यानी इनको अगर हमें देखना है तो कैसे विजुअलाइज करेंगे। तो सबसे पहले इन डीएनए फ्रेगमेंट को जो एथिडियम ब्रोमाइड है उसके साथ हम स्टेनिंग करेंगे। जब स्टेनिंग हो जाएगी देन उसके ऊपर यूवी लाइट आप डाल करके देखेंगे तो ये बैंड जो है हमें शो होते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 38. A recombinant DNA is formed when sticky end of vector DNA and foreign DNA join. Explain how the sticky end are formed and get joined. हमें इसमें explain करना है। तो इसके लिए आप फिर से वही वाला डायग्राम दे सकते हैं जो recombinant DNA का आपका बन करके यहाँ तैयार हो रहा था। देखिए सपोज करिए ये आपका वेक्टर डीएनए है और ये आपका फॉरेन डीएनए है। तो जो आपके पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस होते हैं वहाँ से जो एंडोन्यूक्लेज एंजाइम है वो इसको कट करता है, और एंडोन्यूक्लेज एंजाइम के कट करने के थ्रू स्टिकी एंड आपके बन करके तैयार होते हैं। देन स्टिकी एंड आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू फिर से जो है एक कंप्लीट चेन का फॉर्मेशन करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और उसमें जो आपका लाइगेट करने के लिए जो एंजाइम यूज़ करा जाता है वो होता है डीएनए लाइगेज एंजाइम। The next question is question number
39. Explain the action of the restriction endonuclease EcoR first and illustrate or the recognition sequence of EcoR first and mention what such sequences are called. And next question is how does restriction endonuclease act on a DNA molecule. तो देखिए इसके लिए आप क्या आंसर कर सकते हैं. जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं EcoR फर्स्ट वो डीएनए स्ट्रैंड को जो सेंटर होता है उससे थोड़ा सा दूर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के पास से उसको कट करते हैं. और जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस अभी हमने आपको क्वेश्चंस में बताया भी था पीछे, अभी हमने दूसरा जो क्वेश्चन डिस्कस किया था, यहाँ पे जो आपका पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस ये होते हैं, यहाँ से आपका जो डीएनए है वो उसको कट करता है और स्टिकी एंड जो है बनते हैं. देन ड्यू टू दिस सिंगल स्टैंडर्ड पोर्शन कॉल्ड स्टिकी एंड, यानी कि जो आपका ये स्ट्रैंड आपका सिंगल स्टैंडर्ड पोर्शन बना है ये, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टिकी एंड. और ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं और इनकी स्टिकीनेस की वजह से जो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड है वो इजीली इनके बीच बनते हैं. और जो एंजाइम होते हैं वो दोनों के बीच कौन सा यूज़ होता है, डीएनए लाइगेज. और इस तरीके से हमारा जो है फुली चेन आपकी बन करके तैयार हो जाती है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 40. How are the DNA fragments separated by gel electrophoresis visualized and separated for use in constructing recombinant DNA. देखिए क्वेश्चन बार बार फिर से वही पूछा जा रहा है. तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, फिर से हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का एक आपका डायग्राम जो है वो यहाँ पे हम देख सकते हैं. देखिए ये आपकी प्लेट है और इसमें आपका ये इसमें एनोड जो है उसको यूज़ करते हैं. इसमें आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आपको प्रोवाइड कराया जाता है और उसमें जो आपका ये मीडियम है ये यूज़ करा गया है एग्रोस जेल का. तो जब एग्रोस जेल पर हम एनोड की तरफ आपका इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो ये जो मूवमेंट है करते हैं डीएनए आपके, तो जो स्मॉलर डीएनए फ्रेगमेंट होंगे वो एनोड की तरफ ज़्यादा दूर तक मूवमेंट करेंगे, जबकि जो लार्जेस्ट है वो कम दूर तक आपका मूवमेंट करेंगे. और इसमें आपका एग्रोस जेल यूज़ होता है. फिर देन हम क्या करते हैं, जब इस तरह से मूवमेंट हो जाता है तो एथिडियम ब्रोमाइड के साथ में इसको ट्रीट करते हैं. एथिडियम ब्रोमाइड के साथ जब इसको ट्रीट करते हैं तो इनमें स्टेनिंग यानी कलर आ जाता है. और फिर यूवी लाइट जब इन पर डालते हैं तो हमें ये जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं वो शो होते हैं. इस तरीके से हम लार्जेस्ट और जो स्मॉलर फ्रेगमेंट्स है डीएनए के उनको एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 41. Name the natural source of agarose and mention one role of agarose in biotechnology. तो देखिए जो इसका नेचुरल सोर्स होता है आपका एग्रोस जेल का वो होता है आपका सी वीड, यानी कि जो सी की जो वीड होती हैं, मतलब समुद्र में जो वीड मिलती हैं उनसे हम एग्रोस जेल बनाते हैं. और जो एग्रोस जेल होता है वो एक तरह से आपका मैट्रिक्स का काम करता है इलेक्ट्रोफोरेसिस में. दूसरा क्या करता है, ये सीविंग इफेक्ट दिखाता है. सीविंग इफेक्ट मतलब जो डीएनए से आपके फ्रेगमेंट्स हैं उनको उनके साइज़ के अकॉर्डिंग मूवमेंट कराता है. यानी जो स्मॉलर वाले होते हैं वो सबसे दूर तक मूवमेंट करते हैं नोड की तरफ, जो और जो लार्जेस्ट होते हैं वो उतना दूर मूवमेंट नहीं करते. तो इस तरीके से ये सीविंग इफेक्ट दिखाता है, यानी सेपरेशन में काम आता है डीएनए फ्रेगमेंट्स के स्मॉलर और लार्जर सेगमेंट को से. तो ये थे कुछ क्वेश्चंस हमारे इस 2 मार्क्स वाले जो हमारे बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर से थे. और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएंगी वो भी हम कुछ बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर ही आपकी जो 2 मार्क्स वाले और 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं उनको हम डिस्कस करेंगे. अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो